नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना की दूसरी लहर देश के साथ साथ राज्य में भी तेजी से बढ़ती जा रही है और वहीं राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान भी जोरों शोरों पर चल रहा है, जिसके लिए राज्य को केंद्र ने 1.38 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई है। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि वैक्सीन की डोज को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। उन्होंने प्रदेश की जनता का आश्वासित यहां पर करने का दावा किया है। जनता को आश्वासित करते हुए बताया गया कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और प्रदेश में सभी को वैक्सीन लगेगी। केंद्र द्वारा प्रदान कराई गई 1.38 लाख डोज प्रदेश के हर जिले में बांटी गई है और जैसे ही ये खत्म होगी प्रदेश को और डोज प्राप्त कर दी जाएगी। देखो, उसको उन डोजेजों को बहुत लंबे समय तक भी रखा नहीं जा सकता है, इसलिए वो क्रम वाइज ही आएंगी। मेरी निदेशक स्वास्थ्य से बात हुई थी तो एक साथ ज्यादा डोज भी नहीं मंगा सकते। 1,38,000 की जो डोज आई है वो सब जिलों में बांट दी गई है और जैसे ही वो खत्म होगी वैसे और आ जाएगी। तो मेरी उत्तराखंड की जनता से आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल JK 24/7 न्यूज के माध्यम से उत्तराखंड की जनता से अनुरोध है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सभी वैक्सीन सबको लगाई जाएगी और सबका ही जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोरोना को हराने के लिए देश भर में कोरोना का टीकाकरण चल रहा है और प्रदेश में भी कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्र द्वारा राज्य को 1.38 लाख कोरोना वैक्सीनेशन की खुराक उपलब्ध कराई गई थी और केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई इस खुराक को आम आदमी पार्टी ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि जहां प्रदेश को 10 लाख वैक्सीनेशन की डोज की जरूरत है, वहीं केंद्र ने राज्य को मात्र 1.38 लाख डोज ही उपलब्ध कराई है। सीधी सी बात है, उत्तराखंड को आज की जरूरत है 10 लाख वैक्सीन और कल ही जो खेप आई है वो 1,38,000 मात्र। तो 1,38,000 ऐसे में आएगी जब 10 लाख की जरूरत है, तो किस प्रकार से उत्तराखंड के आम जनमानस को वो कोरोना वैक्सीन मिल पाएगी, किस प्रकार से उनकी जान बच पाएगी। कल ही देहरादून में 8 लोग मर गए, कोरोना संक्रमित लोग थे जो सुदूरवर्ती चमोली या दूसरे जिले हैं, वहां कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है या खत्म होने के कगार पे। एक तरफ पाकिस्तान को आप 60 मिलियन डोज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 84 देशों को 6,48,000 तक डोज भेज रहे हैं। तो क्या भारत के नागरिक को कोरोना की जरूरत नहीं है? क्या केंद्र सरकार को यह नहीं चाहिए पहले भारत के नागरिक को पूर्ति हो जाए, उसके बाद आप सप्लाई कीजिए, बेचिए, कमाइए, जो कुछ भी आपको करना है वो कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है वो उत्तराखंड के भारत के नागरिक को जरूरत है। उत्तराखंड की सरकार से, भारत की सरकार से हम मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारत के नागरिक को, उत्तराखंड के नागरिक के लिए जितनी कोरोना वैक्सीन की जरूरत है उतनी भेजी जाए। 10 लाख की जरूरत है, अगर आप 1,38,000 भेजोगे तो ये ऊंट के मुंह में जीरा तक है। क्या केंद्र सरकार नहीं चाहती? तो बुधवार को यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों के साथ की गई परीक्षा पेपर पर चर्चा पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री को कभी आम लोगों की चर्चा भी यहां पर करनी चाहिए। और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक रचनात्मक कार्यक्रम था जिसे छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। इस पर राहुल गांधी का ऐसा विवाद उठाना बिल्कुल भी व्यर्थ है और यहां पर उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बड़े अच्छे हास्य कलाकार हैं और राहुल गांधी की समझ का अंदाजा कांग्रेस की स्थिति देखकर ही लगाया जा सकता है। राहुल गांधी जी के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, उनका कहना तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से एक बड़े अच्छे हास्य कलाकार टाइप के मुझे लगते हैं। मोदी जी बहुत गहराई से जो है तो जिस तरह से उन्होंने बच्चों से, छात्रों से बातचीत की और जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने की बात की, जिस तरह से उन्होंने कहा, वो एक रचनात्मक कार्यक्रम था। अगर राहुल गांधी जी को इतनी समझ होती तो अब तक वो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी होती अगर वो इस तरह की बातें न करते तो जहां इस समय पूरे देश में दोबारा कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले पर भी कोरोना का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार में हर रोज कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और रोजाना महाकुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में कोरोना संक्रमण साधु संतों को भी अपनी चपेट में ले रहा है।
कुंभ मेले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और देर रात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हालात बिगड़ने पर मेला स्वास्थ्य टीम ने पहले तो निरंजनी अखाड़े पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी की जरूरत से यहां पर जांच की और उसके साथ ही इसे गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एम्स अस्पताल ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जो शाही स्नान था उसमें जो है दूसरे शाही स्नान में जो कुंभ के कुछ संत जो पॉजिटिव आए हैं और बड़े अखाड़े के संत जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र गिरी पॉजिटिव आए हैं, उनको हाई सेंटर रेफर कराया। उसी को लेकर संतों से बात करते हैं, महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। गुरु जी, जिस तरीके से संत अब जो है पॉजिटिव आ रहे हैं और दूसरा स्नान भी है, तो किस तरीके के संत को बचाव अपना करना चाहिए? नहीं, संतों को तो जहाँ हैं आप उस परिसर को स्वच्छ रखें, सैनिटाइज करके रखें। सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। देखो, बीमारियां बीमारी है, वह किसी को पहचान के नहीं आती कि आप साधु हो या आप चोर हो। वो आएंगी तो आ जाएंगी। और यहाँ चूँकि थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था भी है, तो हमारा निवेदन है सभी संतों से, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे होंगे आप सभी लोग मास्क लगाते हैं, एक निश्चित दूरी जो है उसको मेंटेन करते हैं, चारों तरफ सैनिटाइज रखा हुआ है। सैनिटाइज़र का प्रयोग कोई भी व्यक्ति प्रवेश का, आप लोग भी प्रवेश किए होंगे तो सैनिटाइज किया गया होगा आपके बॉडी को। तो इस तरह से प्रत्येक आश्रमों को शिविर स्थली जो बनी हुई है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब उसी में संक्रमण है, अब किस माध्यम से कहाँ से प्रवेश कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो अध्यक्ष जी को भी हो गया है, हम लोगों ने सुना, हम लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जल्द स्वस्थ हो जाए। गुरु जी, कुंभ का आयोजन इतना बड़ा आयोजन है, उसमें जो है जो श्रद्धालु हैं जो इस आयोजन में नहीं आ पा रहे हैं, वो किस तरीके का गंगा का स्नान करें, किस तरीके का आचमन करें जिससे कि उनको भी वही फल प्राप्त हो जो या गंगा स्नान करने से मिल रहा है? बिल्कुल, देखो, भारत भाव प्रधान राष्ट्र है, यहाँ भावों की पूजा होती है। हम कोई भी आराधना उपासना करते हैं तो उसमें भाव ही श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ मनसोपचार पूजन की व्यवस्था है। मन से हम बैठ करके और कहीं पहुँच जाते हैं, किसी तीर्थ में पहुँच जाते हैं, किसी देवालय में पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, हम मन में विचार करते हैं कि हम अपने इष्ट को फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, और उसका उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है, भले हमने कुछ चढ़ाया नहीं। स्थूल रूप से हमारे यहाँ पूजन पद्धति में 64उपचार है, 32उपचार है, षोडशोपचार है, पंचोपचार है। और कहीं आप ट्रैवलिंग में हो, यात्रा में हो, तो फिर आप आंखें बंद करो, मन से अपने मंदिर में पहुँच जाओ और वहाँ आप मन से ही अपनी उपासना, अपनी पूजा करो कि ये चढ़ा रहा हूँ, वो चढ़ा रहा हूँ, मेरा कन्हैया या मेरी भगवती माँ भोजन कर रही हैं। तो हमारे यहाँ तो ये भाव प्रधान व्यवस्था है। आप जहाँ हो, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हो, अच्छा है, अभी कोविड का बड़ा ये है, भय भी है, तो आप जहाँ हैं वहीं रह करके, और वहाँ नदी यदि अगल बगल में नहीं है, या गाँव की नदियाँ तो ठीक रहती है। शहरों में जो नदियां हैं प्रदूषित हैं, तो प्रदूषित नदियों में नहीं जाके आप बाथरूम में ही नहा रहे हो, तो उसी में यदि आपके समीप गंगाजल है तो थोड़ा गंगाजल डाल लें, और गंगाजल यदि नहीं भी है तो आप माँ गंगा का स्मरण करके अपने आप को हरिद्वार के हर की पौड़ी या किसी घाट का जब कभी आए हो उसका स्मरण करके, नहीं आए हैं तो टेलीविज़न या आप लोगों के तंत्रों के माध्यम से जो लोग देखते हैं तो वैसा स्मरण करके और डुबकी लगा लें, मतलब स्नान कर लें। वही फल आपको घर में भी बैठ करके प्राप्त होगा जो आप हरिद्वार में प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, हमारे साथ गुरु जी थे, साथ साथ उनका जो कहना है कि अगर आप घर में भी गंगा का आचमन गंगा जल घेर के अगर बाथरूम में स्नान करते हैं तो वही आशीर्वाद, वही आपको पुण्य मिलेगा जो गंगा स्नान करने से मिलता है। तो कोरोना की स्पीड कम नहीं हो रही है, लोग सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कोरोना को और बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत लक्सर पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों के चालान काटे। लक्सर संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है, क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं, देखिए। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस ने अब चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। खासतौर पर जो लोग एसओपी यानी कि जो सरकारी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, जो उसे तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका चालान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लक्सर खानपुर हाईवे है, जहां खुद कोतवाल प्रदीप चौहान कमान संभाले हुए और लगातार लोग चालान काटे जा रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो बिना हेलमेट के, बिना मास्क के यात्रा कर रहे थे। और अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ से आए भी हैं। आपका नाम क्या बेटा? आपने हेलमेट लगाया था? अच्छा, तो इन्होंने तो खैर हेलमेट लगाया था, लेकिन मास्क नहीं। ये तो भाई आपने हेलमेट क्यों लगाया?
हेलमेट है तो फिर आपको पुलिस ने रोका, किसने रोका? अच्छा, मास्क नहीं पहना था। अच्छा, बाद में ढका होगा आपने। अच्छा, तो ये है और भी तो अटाना जी, तो टीचर आप हेलमेट लगाना चाहिए। ऐसे बहुत लोग यहाँ आप देख सकते हैं, देखो बच्चे जा रहे हैं लेकिन हेलमेट सिर्फ एक ने लगाया और ट्रिपल सवारी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह है। और ये बच्चे बेटा आपने हेलमेट नहीं लगाया, चालान कर रहे हैं साहब, तो हेलमेट क्यों लगाया? तो जीवन खतरे में डालना अपना खुद का। तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, वजह है कि गलती में है। अभी कोतवाल से बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को अब पनिश किया जा रहा है। सर, आपने अभी तक कितने चालान काटे? अरे कोई बात नहीं कर रहे हैं। 65 चालान अभी हमने काटा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कुंभ को देखते हुए भी कोविड का जिस तरह से खतरा बढ़ा उसको देखते हुए मास्क को इंश्योर करवाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करवाना ये जरूरी है और इस वजह से हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही। तो कोतवाल ने बताया कि जिस तरह से लोग SOP को तोड़ रहे हैं, खासतौर पर जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर हेलमेट के बिना दुपहिया वाहनों पर चल रहे हैं, उन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई तिराहे चौराहों पर पुलिस इस तरह चेकिंग वैन चला रही है। आप देख सकते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ उन्हें भी रोककर देखा जा रहा है। तो ये जरूरी भी है। वजह है कि एक तरफ तो कुंभ मेला चल रहा है, उसमें क्राउड बढ़ रहा है, यानी भीड़ बढ़ रही है और कोरोना फैल रहा है। तो इसे रोकने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है चेकिंग अभियान। आज भी पुलिस ने 100 से अधिक चालान काट दिए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जसप्रीत सिंह, जगह 24/7 न्यूज़। तो नवरात्र के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और शुभ मुहूर्त की घोषणा कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 15 मई को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शनिवार को मिथुन लगन में शुभ वेला पर सुबह 7:30 पर पूरे विधि विधान के साथ खोला जाएगा। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट उद्घाटन की तिथि की घोषणा आगामी 18 अप्रैल को यमुना जन्मोत्सव के अवसर पर यमुनोत्री मंदिर धाम समिति के पदाधिकारी यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में करेंगे। ये मुहूर्त निकाला जाता है माँ भगवती गंगा के कपाट खोलने का और 14/5/2021 को वैशाख द्वितीया के दिन 11:45 पर माँ भगवती गंगा की डोली शीतकाल प्रवास मुखवा से प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास भैरवघाटी में होगा और दूसरे दिन हम सुबह 4 बजे गंगोत्री में प्रस्थान करेंगे। 15/5/2021 को अक्षय तृतीया के दिन माँ भगवती गंगा के शुभ बेला पर 7:30 पर श्रद्धालुओं के कपाट खोल दिए जाएंगे। साथ ही कोरोना की हमने पूरी व्यवस्था की है, पूरा सैनिटाइजर लगाया जाएगा और सभी लोगों से निवेदन किया जाएगा मास्क लगा के आएँ और साथ ही साथ पूरी हम लोग प्रिकॉशन करेंगे, पूरा ध्यान देंगे इन शब्दों के साथ। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। तो सुमनगर क्षेत्र में बिजली की 11,000 वोल्ट की लाइन से निकली हुई चिंगारी ने गन्ने की 24 बीघा फसल को जलाकर राख कर दिया है और इस घटना की सूचना के मिलते ही कुंभ मेला फायर स्टेशन ज्वालापुर के FSSO जो कि देवेंद्र सिंह नेगी हैं, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। कुंभ मेला जटवालापुर पर स्थापित है, मेरी यूनिट वहाँ है। मुझे मायापुर से खवान द्वारा सूचना मिली कि सुमन नगर में गेहूं की खेत में आग लगी, लेकिन यहाँ पर तो गन्ने की खेत में आग लगी थी। मैंने तुरंत वहाँ से अपनी फायर यूनिट को लेके और जो एक हमारी कुंभ की ड्यूटी हमारी बहादुराबाद में भी स्थापित है उसको और सिटकुल की भी गाड़ी, हम 3 गाड़ियों को लेके यहाँ आए और हमें रास्ते में बताया गया कि आग बड़ी है, आप अपनी सहायता के लिए और गाड़ियों को भी मंगवाए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर गाड़ियाँ आ गई थी। यहाँ पर 3 गाड़ियाँ पहुँची हैं, एक सिटकुल से, एक कुंभ मेला बहादुराबाद से, एक कुंभ मेला जटवालापुर से। इसमें जो उन्होंने हमारा अपना बताया कि हमारे इतने बीघा या इतने एकड़ हमारा वो जल गया है और वो देख लिया है, मुआयना कर लिया गया है और उसका जो इन्होंने एक अनुमानित बताया कि एक हमारे बीघे में इतने कुंटल हो, तो हिसाब से उसका ये सरकारी स्तर की बातें हैं और ये उस पर बात करेंगे, लेकिन ज़रूरत है।
कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ द्वारा खिलाड़ी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डोईवाला के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि जहां ग्रामीण प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस इन खिलाड़ियों को सम्मानित कर मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने सूबे की सरकार पर खिलाड़ियों को उनका हक न मिलने पर नाराजगी भी जताई। खेल प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष जो कि संगीता तोमर हैं, उन्होंने कांग्रेस नेत्री सोनी कुरैशी ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि डोईवाला पहले से ही खेल का बड़ा हब रहा है और डोईवाला के दर्जनों छात्र और खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ की ओर से लगातार इन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम समय समय पर हम जो है नशे को दूर भगाने के लिए जो है खिलाड़ियों का सम्मान करते रहते हैं। खिलाड़ियों का नहीं, महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, जिससे हम जो है अपना जो है जितना भी कीमती समय है बच्चे जो है खेल में उसको लगा सकें इस समय और अपना जो है फ्यूचर बना सकें वो खेल के थ्रू, क्योंकि आज के टाइम में यही नहीं है कि खेल से भी अपना हम कैरियर बना सकते हैं। और इसी वजह से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको समाज में जो उचित स्थान नहीं मिल पाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन प्रतिभाओं को निखारने का काम करें और आगे लाएं। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो हमारी समिति के द्वारा समय समय पर किया जाता रहता है। खेल प्रकोष्ठ कांग्रेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जो भी प्रतिभाएं इधर मतलब हमारे कस्बों में, गांव में छुपी हुई है, हम उसको निकाल के बाहर लेके आएँ और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको आगे उच्च लेवल तक हम लेके जाएं। तो हमारा यही उद्देश्य है, जिसके थ्रू एक तो खिलाड़ी आगे भी बढ़ेगा, उनकी प्रतिभाएं उभर के भी आएंगी। दूसरा क्या है कि जो हमारे खिलाड़ी, हम चाहते हैं कि नशे से भी हमारे जो युवा हैं वो दूर रहें। तो जब बच्चों का जो रुझान है वो खेलों के प्रति बढ़ेगा तो नशा जो है उससे काफ़ी दूर हो जाएगा। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम खेलों के साथ साथ नशे की बुरी लत से भी अपने जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको बचाएं। तो आपने सुना होगा कि कुंभ में लोग अक्सर बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुंभ 2021 में ऐसा मामला सामने आया है जहां 5 साल पहले परिवार से बिछड़ी हुई बुजुर्ग महिला तीर्थ नगरी से बरामद कर ली गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली एक बुजुर्ग वर्ष 2016 में अचानक घर से लापता हो गई थी और मामले में सिद्धार्थनगर पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, मगर बुजुर्ग को तलाश करने में उत्तर प्रदेश पुलिस और ना ही परिजनों को कोई सफलता मिली। तो क्या कुछ कहना है इस लापता महिला और इसके परिजनों का, चलिए वो देख लेते हैं। ऐसे मैं घूमती रही। कहाँ पर? रामेश्वर गई, कन्याकुमारी गई, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, पुष्कर, गंगा सागर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे घूमती रही। अच्छा, तो पैसे की व्यवस्था नहीं रही होगी, कैसे करा आपने ये सब? पैसा गंगा मैया दे रही थी। अच्छा, तो कभी इस भी सोचा नहीं कि घर वापस जाना, बच्चों को संपर्क करें? मेंटली थोड़ा दिक्कत था इनको, और 2016 में 8वें महीने में निकली हैं घर से। तब से हम लोग छानबीन कर रहे थे, बहुत ढूंढे इधर उधर, पुलिस कंप्लेन भी की है, नहीं मिली। आज मैं उत्तराखंड पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारी मम्मी को ढूंढने में हमारी पूरी तरह से मदद की है लोग। अच्छा, माताजी ने क्या बताया, कहाँ रही इतने साल, क्या क्या करा उन्होंने? अब वो धार्मिक स्थानों पे घूमती रहीं, अयोध्या हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, सब घूमते घूमते यहाँ हरिद्वार में पहुँची हैं, त्रिवेणी घाट पे। ये कुंभ मेला के दृष्टिगत कुंभ मेला पुलिस द्वारा सत्यापन किए जा रहे थे। हमने इनका सत्यापन किया था 11/1/2021 को। एक सत्यापन हमने एक महिला का किया जो हमें त्रिवेणी घाट में मिली, और इसको हमने सिद्धार्थनगर भेजा। इन्होंने अपना पता है सिद्धार्थनगर, गांव नादेपार, पोस्ट जोगिया, उदयपुर का बताया। तो हमने इनको वहाँ भेजा, इनका जो है सत्यापन करके, और इनको वहाँ से हमें आज ये लोग आए कि ये हमारी माताजी हैं और ये 2016 में गुम हो गई थी। इनके पति भी आए, इनकी बहन भी आए। फिर हमने जो है अपने सूत्रों से इनका पता किया, अपने जवानों से दिखवाया, और ये त्रिवेणी घाट पुलिस इंचार्ज उत्तम रमोला को बताया। सभी के प्रयास से, पुलिस के प्रयास से इनको देखा गया, जो त्रिवेणी घाट में मिली। उसके बाद हमने आज इनको इनके सुपुर्द कर रहे हैं। ये लोग बहुत खुश हैं और आज ये अपने गांव वापस जा रही हैं।
तो पुलिस ने 4 अप्रैल को ग्राम खड़गपुर देवीपुर काशीपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 15 वर्षीय किशोरी को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस किशोरी को हरियाणा के जनपद पंचकुला ग्राम मड़ावाला और थाना पिंजौर से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक युवक और उसकी मांग को गिरफ्तार भी यहां पर कर लिया है और इस मामले का खुलासा करते हुए आईटीआई थाना प्रभारी जो कि विद्यादत्त हैं, विद्यादत्त जोशी ने बताया कि 4 अप्रैल को किशोरी के घर से किताब लेने बाजार ये गई थी और इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी गायब हो गई थी। ओएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज व आसपास के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पंचकुला हरियाणा में ये मकान पर छापेमारी कर आरोपी युवक जिसकी पहचान आकाश पुत्र करण सिंह व उसकी मां उर्मिला देवी निवासी खड़गपुर देवीपुरा को गिरफ्तार कर लिया। 4 तारीख को 4/4 को एक खड़गपुरा देवीपुरा के सुनील कुमार ने एक तहरीर दी थी कि मेरी बेटी घर से किताब लेने गई थी जो वापस नहीं आई है, जिस संबंध में हमारे यहाँ एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो उसके बाद उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। पता रसी सुराग रसी करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखते हुए लड़की का जो है उन्हीं के मोहल्ले के एक आकाश के साथ जाना कैमरे में दिखाई दिया, जिस पर पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की गई। पता रसी करते हुए तो पता चला कि ये जो है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हरियाणा पहुंची है। तो फिर पुलिस जो है हरियाणा जाके मांडवाला थाना क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया, जिससे अभियुक्त के कब्जे से किशोरी को बरामद किया है और अभियुक्त की मां को और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, क्योंकि दोनों द्वारा जो है नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने के साक्ष्य। थाना आईटीआई क्षेत्र में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक जनप्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की और नवरात्र व रमजान महीने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने लोगों से समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने और कोरोना की एसओपीज का पालन करने की भी अपील की। अभी जो तीनों त्यौहार एक साथ जो पड़े हैं, जिसमें नवरात्रि, बैसाखी, रमज़ान, ये तीनों त्यौहार एक साथ आने के कारण सभी धर्म गुरुओं को और सम्मानित व्यक्तियों को और ये जो भी यहाँ के पार्षद वगैरह हैं इनको बुलाकर एक अमन कमेटी की एक मीटिंग ली गई, जिसमें सभी से अपील की गई कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएं और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें और माननीय न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करें और सरकार द्वारा जो कोविड को लेके जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करें। कोविड को भी दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण करने के लिए देहरादून के सीएम तीर्थ सिंह रावत पलटन बाजार पहुंचे और तीर्थ सिंह रावत ने प्रोजेक्ट की गति को बढ़ाने के आदेश दे दिए। साथ ही कहा कि जहां सड़कों पर दिन में 2 बार पानी का छिड़काव चल रहा है तो उसे बढ़ाकर 3 बार किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव की मीडिया के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7 दिन का और वक्त दिया है। देखिए, स्मार्ट सिटी में दोनों समय पर काम चल रहा है, सुबह और शाम दोनों पे काम चल रहा है और उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो दिन सुबह और शाम पानी के अलावा दिन में भी एक बार कोशिश की जाए पानी अंदर जो है छिड़काव किया जाए। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि 7 मई तक जो है हमने 30 अप्रैल तक के लिए कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन और एक्स्ट्रा समय दिया है। 7 मई तक जो सड़क के ऊपर पीसीसी का कार्य है वो समाप्त किया जाना है और उसको पूरा किया जाएगा, उनके निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। तो चुनावी साल में कालाडूंगी और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कई तरह की सड़कों की सौगात देने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी 16 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से करीब 62 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करेगा, जिसके लिए शासन से बजट की मांग की गई है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट मिलते ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत लालकुआं और कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में 26 सड़कों के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और साथ ही लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की 13 सड़कों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से जल्द बजट मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
कुआ विधानसभा में 9 कार्य सैंक्शन हो चुके हैं, जिनकी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है और हमने 13 एस्टीमेट वहां भेजे हुए हैं, शासन को प्रेषित हो चुके हैं और उनकी भी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त हमारे 6 कार्य थे, जिसमें हमने 5 कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कालाढूंगी विधानसभा की, तो कालाढूंगी विधानसभा में हमने इस साल 13 कार्यों को पूर्ण किया है और पिछले 3 वर्षों में 68 कार्य थे, जिसमें हम 57 कार्य कुल पूर्ण कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 11 कार्य हम लोग मई या जून तक पूर्ण कर देंगे। और अगर हम आगड़न की बात करते हैं तो हमने 26 आगड़न तैयार किए हैं, जिसमें 21 आगड़न लाल शासन में जा चुके हैं और इनकी कीमत करीब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 12 करोड़ है और अगर हम लेंथ की बात करें तो करीब 62 किलोमीटर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।